आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में इस समय हमारे साथ है बहुजन समाज पार्टी की महाराष्ट्र प्रदेश इकाई के प्रेसिडेंट एडवोकेट सुनील डोंगरे साहब। दरअसल अभी थोड़ी देर पहले 21 अगस्त के भारत बंद के आंदोलन के समर्थन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो महाराष्ट्र लेवल से आई है, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा करके अब इस समय डोंगरे साहब स्टूडियो में हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि क्या 21 अगस्त का ये जो भारत बंद है, ये आंदोलन वास्तव में ज़रूरी क्यों है। डोंगरे साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 21 अगस्त को भारत बंद को बहुजन समाज पार्टी ने अपना समर्थन जाहिर किया है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से बहन जी ने इसके प्रति अपना समर्थन दिया है और लगभग हम देख रहे हैं कि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बड़े सक्रिय रूप से इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं। लोगों में इसके विषय में एक भ्रम भी है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के आरक्षण के संबंध में ये जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इसका विरोध क्यों है भाई? तो इस बात को थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा। धन्यवाद आपका, आपने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं परम आदरणीय बहन जी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे महाराष्ट्र का अध्यक्ष नियुक्त किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 तारीख को जो निर्णय आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का जी, उसके संदर्भ में पूरे देश के अंदर बहन मायावती जी, परम आदरणीय बहन मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय नेता है और हमारी सबकी बहुत ही मार्गदर्शक है, बड़ी मार्गदर्शक है और उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलते हैं। वे पहली नेता है जिन्होंने इस निर्णय के खिलाफ, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए जो निर्णय आया है उसके खिलाफ पहली बार जिन्होंने आवाज़ उठाई वो बहन मायावती जी है। और उन्होंने कहा कि ये जो वर्गीकरण कर रहे हैं, जिसका क्लासिफिकेशन का निर्णय आया है, ये असंवैधानिक है। इसको बदलना बहुत ही तर्कसंगत नहीं है, ये संविधान के खिलाफ है। वो इसलिए है क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने एक शेड्यूल बनाया, अलग अलग जातियों को मिलाकर एक शेड्यूल बनाया जो कि डिफरेंस दे, जो सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड थे उन लोगों को इकट्ठा करके बाबा साहब ने जो शेड्यूल बनाया, उस सारे शेड्यूल के लिए बाबा साहब ने रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया था। लेकिन इस प्रोविज़न को ताक में रखते हुए एक षड्यंत्र के तहत जिस तरीके से ये रिजल्ट सामने आया है, उससे ये दिखाई पड़ रहा है कि शेड्यूल कास्ट की जो एकता है, उस एकता को अलग अलग करने का ये षड्यंत्र है और कुछ सरकारें इसका गलत तरीके से उपयोग लेगी। आने वाले दिनों में जिस तरीके का अधिकार स्टेट को दिया है, स्टेट के पास ये अधिकार ही नहीं था बाइफर्केशन करने का, वर्गीकरण करने का। स्टेट इसका उपयोग मतों को प्रभावित करने के लिए करेगा और शेड्यूल कास्ट में जो एक एकता बनी हुई है उसको अलग थलग करके इस तरीके से ये जो गवर्नमेंट, जिस तरीके से गवर्नमेंट के माध्यम से ये रिजल्ट आया है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने दिया है, लेकिन गवर्नमेंट के जो अटॉर्नी जनरल है या कांग्रेस के माध्यम से जो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने जिस तरीके से वहाँ पैरवी पेश की, उन्होंने यदि अच्छी तरीके से इसको पेश किया रहता तो शायद ये निर्णय नहीं आता। इसलिए मजबूरी में बहन जी को ये बोलना पड़ा कि ये इस तरीके का गलत निर्णय, ये हमारे लिए आज इमरजेंसी का इशू बन गया है। हमारे अधिकार जो आज संविधान के माध्यम से हमें मिले हैं, उस अधिकार को ख़त्म करने की ये साजिश है और इसलिए एक बात है एडवोकेट साहब, संविधान को आप समझते हैं, आपने कानून की पढ़ाई की है और एक सक्रिय पॉलिटिकल लीडर के रूप में भी आप काम करते हैं। हम एक बात समझेंगे कि क्या राज्य सरकारें इस तरह के फैसले का गलत इस्तेमाल कर सकती है? क्या इतना ही खतरा इसमें आप देखते हैं या फिर और भी कोई बात है कि जिसके लिए विरोध करना ज़रूरी है? क्योंकि दलीलें ये भी दी जा रही है कि इस रिजर्वेशन के द्वारा कुछ समूह ऐसे हैं, मतलब शेड्यूल्ड में, जो कास्ट में हो चाहे ट्राइब्स में हो, कुछ समूह ऐसे हैं जो बहुत आगे बढ़ गए और कुछ समूह ऐसे हैं जो बहुत पीछे रह गए। तो जो पीछे रह गए उनके लिए ये क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। क्या आप इसका खंडन कैसे करते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका उत्तर परम आदरणीय बहन जी ने दिया है। बहन जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हो सकता है 1-2% लोग ऐसे भी हो कि जिनका आर्थिक उन्नति हो गया हो, जिनको लाभ मिला हो,
लेकिन ये जो रिजर्वेशन का बेस है, ये रिजर्वेशन का बेस जो है वो ये है सोशल। आज भी उन लोगों के साथ, चाहे वो कितने भी आगे बढ़े क्यों ना हो, उनके साथ आज भी अनटचेबिलिटी होती है, आज भी भेदभाव होता है और उनको इसका सामना करना पड़ता है, उनको बहुत ही प्रताड़ित होना पड़ता है। लेकिन और इसका जो बेस है, रिजर्वेशन का जो बेस है, जी वो बेस इकोनॉमिकल नहीं है। रिजर्वेशन का बेस सोशल है, एजुकेशनल है। सोशली जिनको प्रताड़ित किया गया था हजारों सालों से, उनके लिए बाबा साहब ने ये प्रोविजन किया है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि उन्होंने जो ग्राउंड रिपोर्ट जो कलेक्ट की, उसके आधार पर वो ऐसा कहते हैं कि अब ये इनको विभाजित करना चाहिए, इनका स्टेटस को बदलना चाहिए। ये तो ग्राउंड रिपोर्ट्स के आधार पर कहते हैं और आप कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो दोनों के ऑब्जर्वेशन में इतना अंतर क्यों दिखाई देता है? यदि ग्राउंड रिपोर्ट्स वैसी है तो मुझे आप बताइए, केवल बहुजन समाज पार्टी ने तो केवल बंद का आह्वान नहीं किया। यहाँ जितने भी आम्बेडकरी पक्ष है या आम्बेडकर वाद को मानने वाले लोग हैं, चाहे सोशल संगठन हो, चाहे लेबर यूनियंस हो, सारे लोगों ने इसका विरोध किया है। बहुजन समाज पार्टी तो वो पहली नेता है, बहुजन समाज पार्टी की नेता परम आदरणीय बहन जी, जिन्होंने इसको मुखर किया है। लेकिन बाकी के जो बुद्धिजीवी हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में रहने वाली, और ओबीसी के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर इसके प्रति आक्रोश है। तो यदि आक्रोश इतना बड़ा है तो ये कैसे कह सकते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ को लेकर ये बात हुई है। और ऑन द कॉन्ट्ररी मैं तो ये कहूँगा कि रिजर्वेशन ये किसी एक जाति के लिए नहीं था, ये शेड्यूल के लिए था। और आज भी आप देखिए कि उनका उत्थान कितना हुआ है। आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, जो इश्यूज़ के बारे में आज निर्णय आया है, मैं समझता हूँ जब से रिजर्वेशन लागू हुआ है आज भी बैकलॉग फुलफिल नहीं कर पाए, तो आज कैसे आप बोल सकते हैं कि वर्गीकरण होना चाहिए। आज भी उनका जो 13% बैकलॉग महाराष्ट्र के अंदर जो 30% रिजर्वेशन था, उसका बैकलॉग एज इट इज़ है, उसको आप फुलफिल नहीं कर पाए। उसको भी आप फुलफिल कर लेते तो जो आपको लगता है कि कुछ लोगों को नहीं हेल्प हो पाई, उनको हेल्प हो जाती। अरे मेरा तो ये मानना है कि यदि इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो गया, इस निर्णय का इम्प्लीमेंटेशन हो गया, तो जो लिखा जाता है कि एलिजिबल कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल, ये हर जगह पे इस तरीके का लिखा हुआ आएगा कि एलिजिबल कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल। मतलब आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि आरक्षण की पॉलिसी को ये कमजोर कराने वाला निर्णय हो सकता है? आरक्षण को ही कमजोर खत्म करने का निर्णय है, आरक्षण पॉलिसी को नहीं। हमारे लिए इतना बड़ा नुस्खा या इतना बड़ा प्रावधान बाबा साहब ने किया। इस प्रावधान के तहत 341, 342 कलम के माध्यम से ये प्रावधान आए हैं। आज थोड़ा सा ये बहुजन समाज का व्यक्ति, SC ST आदमी थोड़ा सा पैरों के ऊपर खड़े होने जा रहा था, इकोनॉमिकली सोशली थोड़ा सा स्ट्रांग होने जा रहा था, तो ये मनुवादी लोगों को ठीक नहीं लगा। तो इस तरीके का निर्णय आज आया है और ये सभी के खिलाफ है, ये SC ST OBC सबके खिलाफ है। और आज बड़े पैमाने के ऊपर शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के बुद्धिजीवी लोग, वर्कर्स या बाकी के लोग, सोशल संगठन, पॉलिटिकल संगठन इसके ऊपर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। मुझे लगता है ये आवाज़ उठनी चाहिए। अभी ये तो भारत बंद का आह्वान हुआ है, लोगों में जो असंतोष है इस निर्णय के प्रति, उस पर ये बात आ रही है। लेकिन इसका उपाय क्या देखते हैं आप कि क्या इसमें से ये जो निर्णय है ये वापस हो सकता है? परम आदरणीय बहन जी ने इसका उत्तर दिया। परम बहन जी ने कहा कि 4 तारीख को ये बात कही है बहन जी ने, और हमने सर्कुलेट भी किया पूरे मीडिया के अंदर। और PC लेकर बहन जी ने कहा कि अभी ये सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, इस निर्णय को बदलने की क्षमता पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। जब किसी चीज़ को यदि बदलना है या निर्णय को बदलना है तो आप उसके ऊपर प्रावधान कर सकते हैं, संविधान के अंदर ये प्रोविजन है। तो पार्लियामेंट ने ये निर्णय लेना चाहिए था कि ये जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, इस निर्णय के खिलाफ जाकर वहाँ पे प्रावधान करके आपने इस चीज़ को 9वीं सूची में दाखिल करना चाहिए और उसके लिए बिल लाना चाहिए, बहन जी ने कहा। और सारे लोगों को कहा, गवर्नमेंट को भी कहा, जो विपक्ष में थे उनको भी कहा। लेकिन उन्होंने 6 तारीख को अनिश्चितकालीन के काल के लिए ये सत्र को एडजर्न कर दिया। एक्चुअली होना ये चाहिए था कि जिन लोगों ने, जिन अलग अलग पार्टी के लोगों ने ये कहा संविधान दिखाकर कि भाई इसको बचाना है तो आप हमको वोट दीजिए, और लोगों ने सुना, सारे बहुजन समाज के लोगों ने सुना, उन्होंने वोट दिया, भर भर के वोट दिया।
और वो लोग पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे। ये उनकी जिम्मेदारी थी। जिस संविधान को बचाने की बात कर रहे थे, उस संविधान के अंदर जो मूलभूत ढांचा है, जो SC ST के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिसका नाम रिजर्वेशन है, उसको तो कम से कम बचा लेते। ये भी काम उनसे नहीं हो पाया। उन्होंने सेशन को एडजॉर्न किया अनिश्चित काल के लिए। बहन जी ने उसी समय किया कि इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। ये चाहते तो इस निर्णय के खिलाफ उसी दिन विधेयक लाते और ये नवी सूची में हम शामिल करते, लेकिन नहीं हुआ। ये बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए कि आपका दोस्त कौन और आपका दुश्मन कौन। SC ST के लिए सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी लड़ाई यदि कोई लड़ रहा है तो वो हमारी परम आदरणीय बहन मायावती जी है और बहुजन समाज पार्टी है। ये जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जी, उनका ये कहना है कि हम तो इस आधार पर इस क्लासिफिकेशन को स्वीकारते हैं कि कुछ समूह पीछे रह गए हैं। आपको लगता है कि आपको क्या लगता है कि ये जो समूह पीछे रह गए हैं, इनको आगे लाने का आपका फार्मूला क्या हो सकता है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि समूह पीछे रह गए, जबकि ये शेड्यूल जो बना है, जैसे महाराष्ट्र में 59 अलग अलग कास्ट है जिसका ये शेड्यूल है। जी, रिजर्वेशन इज फॉर 59 कास्ट। जो 13% रिजर्वेशन महाराष्ट्र में शेड्यूल कास्ट को मिला है, शेड्यूल ट्राइब को जो मिला है, जो अलग अलग जातियों का एक समूह बनाया है, उनके लिए बनाया गया है। अब वो अपने हिसाब से उनको जो रियायती मिल रही है, जो सुविधाएं मिल रही हैं, उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं, वो आगे आ रहे हैं। ये जानबूझकर इस तरीके से बेफर्केशन करना, लोगों के अंदर ये बताना, पहुंचाना कि आपका रिजर्वेशन इन्होंने खा लिया इसलिए आप पीछे जा रहे हो, ये तो साथियों ये मनुवादी चाल है। ये लोग जानबूझकर हमारे अंदर क्या आपको विषमता लगता है, फैलाना चाहते क्या हैं। आपको ऐसा लगता है कि क्या ये एकमात्र फार्मूला हो सकता है कि रिजर्वेशन को क्लासिफिकेशन किया जाए और इन समूह को ऊपर लाया जाए? नहीं, रिजर्वेशन जो बाबा साहब ने दिया है वही सही फार्मूला है। उनके लिए हर जगह पे, चाहे वो शिक्षण के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर जगह पे जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो 100% यदि इम्प्लीमेंट होता है तो ये SC ST का जो समूह है वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। लेकिन जिन लोगों के हाथ में अभी तक ये रिजर्वेशन की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम रहा या संविधान को इम्प्लीमेंट करने का काम रहा, उन्होंने अच्छी तरीके से काम नहीं किया। इसलिए शायद बाबा साहब को ये बात बोलनी पड़ी थी कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं हैं तो संविधान कारगर साबित नहीं होगा। ये बाबा साहब की बात आज सटीक हो रही है, ये आप देख सकते हैं। तो अदरवाइज आज ये स्वतंत्रता के 70 साल के बाद, आज हम अभी 15 अगस्त को हमने सेलिब्रेट किया है, ये मौका ही नहीं आता। ये लोगों को आप अपने पैरों के ऊपर खड़े करते तो उनकी लाइन और हमारी लाइन सेम होती, तब ये प्रश्न ही उठता है। लेकिन आप देखो आज भी इस महाराष्ट्र के अंदर आप बगल में खैरलांजी होती है, क्यों हो रही है? क्योंकि वो सोशली बैकवर्ड है। आज नजदीक में आप जाके आओ, अक्षय भालेराव मार दिया जाता है। आज लातूर में मैं उसी दिन जाके आया, SP को मिला, लातूर में हमारे बच्चों के साथ रेप होता है। आज हर दिन हमारे सम्माननीय रामजी गौतम साहब अभी बिहार में हुआ, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ परसों के दिन। क्यों हो रहा है? ये जो एट्रोसिटीज है वो हमारे ही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर क्यों हो रही है? वो इसका एकमात्र कारण यह है कि जिन लोगों के हाथों में सत्ता थी, शासन था, उन्होंने इस पॉलिसी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया। ये कोई भीख नहीं है रिजर्वेशन, इट इज ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है कि हमने रिप्रेजेंट करना चाहिए। वी आर द सिटीजन ऑफ दिस इंडिया। हमारा भी इस इंडिया के प्रॉपर्टी के ऊपर उतना ही हक और अधिकार है जितना आप लोगों का है। इसलिए आप लोगों ने हमें वो सारी रियायतें देनी चाहिए। यदि आपका और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता तो हम कभी रिजर्वेशन नहीं मांगते। आपने हमें 5000 सालों तक गुलाम बनाए रखा है, प्रताड़ित किया है। इसलिए ये सुविधा दी है कि हमें आप लोगों के लेवल तक आने की सुविधा मिल जाए। अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए रिजर्वेशन एज इट इज शुरू होना चाहिए। रिजर्वेशन के मुद्दे पर देश में हमने हमेशा देखा है कि कोई ना कोई राजनीतिक लाभ की दृष्टि से इसका इस्तेमाल किया जाता है और हर वक्त ये मुद्दा लोगों की चर्चा में रहता है, फिर वो चाहे अलग अलग कैटेगरीज के साथ में आए। लेकिन इस बार ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कितनी हो सकती है? हमने कभी रिजर्वेशन के इशू को राजनीतिक लाभ के माध्यम से कभी देखा नहीं। ये तो हम जिस वर्ग का रिप्रेजेंट करते हैं, SC ST OBC का, आपको मालूम है OBC के रिजर्वेशन के लिए वो तो हमारा लाभ नहीं था।
लेकिन मंडल आयोग की लड़ाई सबसे ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी ने लड़ी, माननीय कांशीराम साहब ने, बहन मायावती जी ने लड़ी। उसका कहाँ लाभ था हमें? हम तो ओबीसी समाज को बताना चाहते थे कि ये आपका अधिकार है, आप लोग सोए हुए हो, इसलिए ओबीसी के अधिकार को, 52% बहुजन समाज के अधिकार को यहाँ का शेड्यूल कास्ट का आदमी लड़ा। क्या सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसी सोच के साथ आगे बढ़ी है आरक्षण के मुद्दे पर? शायद इसी सोच के साथ बाकी की पॉलिटिकल पार्टियां बढ़ती तो इस देश में जो जजमेंट की गरज नहीं होती साहब। यदि उनके करने और करने में फर्क नहीं होता तो आज हमारा देश होता, भारत होता। ये नहीं है क्योंकि इनकी करने और करने में फर्क है। ये नहीं चाहते कि जिस तरीके से बाबा साहब संविधान को और रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू कराना चाहते थे वो लागू नहीं कर पाए। ये लोग नहीं चाहते कि उस तरीके से लागू कर पाए क्योंकि वो केवल इसका लाभ उठाना चाहते हैं, वो भ्रांतियां फैलाना चाहते हैं। यहाँ तक कि ओबीसी के अंदर ये भ्रांतियां फैला दी कि शेड्यूल कास्ट के पर्टिकुलर बुद्धिस्ट समाज ने आपका रिजर्वेशन खा लिया, जबकि इसका कोई लेना देना नहीं है। वो ये नहीं बताएंगे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। 52% यदि ओबीसी समाज है तो उसको रिजर्वेशन क्यों कम मिल रहा है? क्यों नहीं उनको उनके संख्या के अनुपात में मिले? इसलिए बहन जी का ये भी डिमांड है कि भाई आपकी सिर गिनती होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए, आपके संख्या के हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये तो केवल बहुजन समाज पार्टी चाहती है। बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर सारे बहुजनों के साथ न्याय करना चाहती है, बाकी कोई और ऐसी पार्टी नहीं जो बहुजनों के साथ न्याय करे। 21 अगस्त के इस भारत बंद पर आपने क्या भूमिका बनाई है? हमें जो परम आदरणीय बहन जी का आदेश मिला है, हम लोग इस आंदोलन में शामिल हैं, हम सहयोग करेंगे, लेकिन हम लोग बहुत शिस्तबद्ध और डिसिप्लिन लोग हैं। हम कोई गलत काम नहीं करते। हम लोग शांततापूर्ण तरीके से जाएंगे और डीएम को अपना ज्ञापन देंगे और इस भारत बंद में हम शामिल होंगे। यदि मैं इस बातचीत को पूरा करना चाहूँ तो क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी अंतिम टिप्पणी क्या होगी? मैं यही कहना चाहूँगा समस्त बहुजन समाज के लोगों के लिए कि यदि आप अपना कल्याण चाहते हो, इस देश के अंदर सही मायने में आप अपने आप को सिटीज़न ऑफ इंडिया बनाना चाहते हो, तो आपको बहुजन समाज की ताकत को बढ़ाना होगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ को एक साथ आना होगा। अपने दोस्तों को और अपने दुश्मनों को पहचानना होगा जो बाबा साहब ने अपनी किताबों में क्लियर किया है, और अपनी सत्ता बनानी होगी। बहुजनों को अपनी सत्ता बनानी होगी। एससी एसटी ओबीसी को अपना दोस्त कौन है ये जानकर बहुजन समाज पार्टी के हाथों में इस देश की सत्ता देनी होगी, तभी इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ आए और हमसे ये बातचीत की। ये मौका है 21 अगस्त भारत बंद, ये जो आह्वान है सर्वोच्च न्यायालय के जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के रिजर्वेशन के संबंध में जो क्लासिफिकेशन का डिसीजन सर्वोच्च न्यायालय से आया है, उसके खिलाफ जो असमंजस है, उस असमंजस में बहुजन समाज पार्टी की जो भूमिका है, उसके साथ महाराष्ट्र प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे साहब से ये बातचीत हो रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आप इस चर्चा के साथ जुड़े। यहाँ हम लोग रुकते हैं, आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ।